कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ्यपुस्तक से लिया गया पाठ बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। पाठ का तीसरा अंश पढ़ेंगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। यहाँ पे मैं कौन है? प्रेमचंद हैं, लेखक हैं, जो बताते हैं कि फिर से सालाना परीक्षा हुई अर्थात वार्षिक परीक्षा हुई। ठीक है, तो जो फाइनल एग्जाम्स थे वो हुए और उसमें क्या हुआ कि मैं फिर से पास हुआ। ठीक है, मतलब जो लेखक थे वो तो पास हो गए, जैसे पिछली बार की तरफ से केवल वही पास हुए थे, बड़े भाई साहब फेल हो गए थे, वैसे ही और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब भाई साहब फिर से 9वीं कक्षा में रह गए। ठीक है, मतलब ये दूसरी बार हो गया है कि बड़े भाई साहब फेल हो चुके हैं और दूसरी बार ही जो छोटा भाई था वो पास होता जा रहा है हर साल। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आया, अर्थात पिछली बार भी वो प्रथम आए थे और इस बार भी वो दर्जे में अव्वल आया, अर्थात क्लास में वो फर्स्ट आ गए। मुझे खुद अचरज हुआ। वो खुद बताते हैं लेखक कि भाई मैंने तो कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, परंतु बड़े भाई साहब क्या है वो पूरा दिन रात जो है किताबों के अंदर लगे रहते थे, वो पढ़ते रहते थे और मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। और इसलिए भी क्या हुआ कि मुझे खुद अचरज हुआ, अर्थात मैं खुद जो है आश्चर्य में पड़ गया था कि मैं फिर से अव्वल कैसे आ गया, जबकि मैंने तो कोई खास पढ़ाई की नहीं थी। परंतु भाई साहब के विषय में बताते हैं लेखक, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक अर्थात प्राणों का अंत जैसे निकल जाता है ना, प्राणों के अंत तक पढ़ाई, मतलब पूरी जी जान लगा के उन्होंने जो है परिश्रम किया था, पढ़ाई की थी, परंतु फिर भी वो जो है कक्षा में फेल हो गए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, मतलब उन्होंने पूरे तरीके से हर चीज़ का रट्टा लगा लिया था। जब बड़े भाई साहब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने कोर्स का, अपने सिलेबस का सारा एक एक शब्द चाट लिया था, अर्थात रट्टा लगा लिया था। 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, मतलब उन्होंने सुबह एग्ज़ाम जिस दिन होता है उस दिन पहले की सुबह रात सारा उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, वो पूरा टाइम पढ़ाई ही किया करते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी अर्थात जो उनके चेहरे की जो मुद्राएं थी, जो हाव भाव थे, ठीक है, वो कांतिहीन हो गई, अर्थात चेहरे की जो चमक थी वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। मगर बेचारे फेल हो गए, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी शक्ल की रौनक भी जो है वो गायब हो चुकी थी। वो मतलब ना दिन देख रहे थे ना रात देख रहे थे, वो पढ़ाई करते जाते, परंतु बेचारे फिर से फेल हो गए। अब जो है छोटे भाई को बड़े भाई पे थोड़ी सी दया आ रही है। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, अर्थात जैसे ही नतीजा सुनाया गया अर्थात रिजल्ट जैसे ही उन्हें बताया गया तो बड़े भाई साहब जो है वो रोने लगे। मैं भी रोने लगा, अर्थात अव्वल आया है छोटा भाई, परंतु जैसे ही नतीजा बड़े भाई को सुनाया गया तो छोटा भाई भी जो है उसकी भी आंखें भर आई और वो भी रोने लगा। क्यों? क्योंकि बड़े भैया को रोता हुआ अगर देखेंगे हम, किसी बड़े को, अगर छोटा बच्चा है किसी बड़े को रोता देखता है तो उसे भी अपने आप रोना आ जाता है, और उनको उसके ऊपर दया भी आ रही थी, मतलब छोटे भाई को बड़े भाई पे दया भी आ रही थी कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद उन्हें रिजल्ट क्या मिलता है, वो फेल हो गए और मैं पास हो गया, और वो भी अच्छे अंकों से प्रथम आया हूँ कक्षा में। ठीक है, तो ये सब वो जो है बड़े भाई को भावुक देख के छोटा भाई भी अपने आप जो है वो भावुक हो गया। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, मतलब एक बच्चा होता है अगर वो इतने अच्छे अंक ले आता है तो उसकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, परंतु यहाँ पे उसकी खुशी जो है वो आधी हो गई क्योंकि बड़े भाई साहब जो है फेल हो गए तो उनको उनके दुख में शामिल होना था। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, अर्थात जो विधि में लिखा होता है, अर्थात जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो तो होना ही है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि भाई देखो, हमें जो है अपना दुख तो दुख होता ही है, परंतु दूसरे का सुख हमको दुख प्रदान करता है। तो यहाँ पर यही होता है छोटे और बड़े भाई के साथ कि बड़े भाई साहब इतना दुखी नहीं होते अगर मैं भी फेल हो जाता, परंतु मैं तो अव्वल आ गया तो उनका दुख जो है बढ़ गया और मेरी खुशी जो है वो आधी हो गई। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था, मतलब अब बड़ा भाई जो है उसी कक्षा में बैठा है और छोटा भाई जो है वो एक दर्जा आगे बढ़ता बढ़ता उनके साथ उन्हीं की कक्षा में एक कदम ही पीछे रह गया।
ठीक है, मतलब अब ये लगा सकते हैं हम अनुमान कि छोटा भाई जो है वो 8वीं कक्षा तक आ चुका है और बड़ा भाई जो है अभी तक 9वीं कक्षा में, मतलब हर साल जो है भाई फेल होता गया और छोटा भाई पास होता रह गया। परंतु अब क्या हो गया है कि अब छोटा भाई जो है बड़े भाई से केवल एक दर्जा ही नीचे है। ठीक है, मेरे मन में एक बार कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, अर्थात फिर किस तरीके से वो मेरा अपमान करेंगे। ठीक है, फजीहत का अर्थ होता है अपमान। जिस तरीके से बड़े भाई साहब छोटे भाई को जो है डराते थे, उसे धमकाते थे, उसको बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, तो वो छोटे भाई का अपमान होता था। तो ये उसी तरीके से कह रहे हैं कि भाई अब बड़े भाई साहब जो है मेरा अपमान कैसे करेंगे अगर अगले साल भी ये दोबारा से फेल हो गए तो, क्योंकि मैं तो अगली कक्षा में बढ़ता जाऊँगा और बड़े भाई साहब जो है फेल होते जा रहे हैं, तो मेरा वो अपमान नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। अर्थात इन्होंने क्या किया, छोटे भाई ने, लेखक ने क्या किया, अपने मन से इस भाव को निकाल दिया। मतलब उनको कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी तो है कि बड़ा भाई मुझे डांटता है और वो खुद तो फेल हो जाता है, परंतु फिर भी एक अच्छे इंसान के नाते, एक इंसानियत के नाते, अपने भाई से प्रेम करने के नाते वो क्या करते हैं कि अपने मन में इस कुटिल भाव को, मतलब इस गंदे विचार को मैंने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बलपूर्वक खुद ही, मतलब स्वयं ही उन्होंने अपने दिल से इस विचार को निकाल दिया कि बड़े भाई साहब अगले साल फेल होंगे। ठीक है, और फिर वो बताते हैं कि वो मेरे हित के लिए, मतलब मेरे फायदे के लिए तो वो मुझे डांटते हैं। मैं पास हो जाता हूँ वो एक अलग चीज़ है, परंतु वो जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे डांट रहे हैं वो काम गलत तो मैं भी करता हूँ ना, तो वो मेरे को मेरे हित के लिए डांटते हैं। वो ऐसे ही गलत किसी भी बात के लिए मेरे को नहीं डांटते, मतलब ऐसे ही नहीं डांट रहे हैं। मैं खेलता कूदता हूँ, मैं बिना बताए पूरा दिन जो है किताबों के साथ नहीं बैठा रहता, मैं पूरा दिन खेलने चला जाता हूँ, मैं दोस्तों में रहता हूँ, तो इसलिए तो वो मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उसके उपदेश का ही असर है कि मैं दनादन पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब वो क्या बताते हैं, देखो एक अच्छा विचार ना इंसान को कहीं पे भी पहुंचा सकता है और एक बुरा विचार इंसान को गिराता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो लेखक का विचार है, लेखक का जो मन है वो बिल्कुल साफ है, पवित्र है, पाक है अपने भाई के लिए। तो वो भाई भी गलत नहीं कह रहे यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही कि बड़े भाई गलत है, वो भी सही है, परंतु यहाँ पे क्या है, वो इस बात को मानते हैं कि भाई बड़े भाई की सीख ही है, बड़े भाई का उनका टोकना ही है जो मुझे जो है धनाधन पास करवाया जाता है। मतलब हर साल मैं पास हो जाता हूँ और अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। वो किस लिए? क्योंकि भाई की डांट का असर मुझ पर होता है। अब यहाँ पे असर कैसे होता है कि देखो भाई ने डांटा, ठीक है, एक डर अपने जहन में है कि अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए मुझे पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक मिथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ने वाला बच्चा ही जो है अव्वल आ सकता है। तो वो थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद भी, मतलब यहाँ लेखक का क्या स्वभाव हमें यहाँ पे पता चलता है, उनकी एक क्वालिटी है क्या कि थोड़ी देर ही वो पढ़ते हैं और थोड़ी देर में पढ़ने पर भी वो अच्छे नंबर ले आते हैं और अच्छे से इतने अच्छे कि वो कक्षा में फर्स्ट आ जाते हैं, प्रथम आ जाते हैं। ठीक है, और बड़े भाई साहब पूरे दिन किताबों को चाटते रहते हैं, परंतु फिर भी उनका जो है कोई वो पास तक नहीं हो पाते। तो यही दो तरीके के हमारे पास छात्र होते हैं। आप भी देखते हो कि कुछ लोग जो है पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं, परंतु फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाते। और कुछ हमारे शैतान बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि थोड़ी देर ही पढ़ते हैं, मतलब रात भर भी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ना एग्जाम देने के लिए कि बस रात को भाई पढ़ाई की थी और उसके बाद में पेपर देने आ गया और नंबर भी आ गए, तो वो उस चीज़ में संतुष्ट है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, यहाँ पे लेखक भी उसी कैटेगरी के अंदर आएंगे कि वो कम देर पढ़ने के बाद भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं उपदेशों को वो बताते हैं कि जो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे उपदेश दिए थे उसी के कारण मैं जो है ऐसा बन पाया हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए हैं, मतलब पहले वो गरम रहते थे ना, डांटते रहते थे बार बार, परंतु अब क्या हो गया, वो तीसरी बार जो है फेल होने के बाद जो है अब थोड़े से नरम पड़ गए हैं। अब उनके अंदर उतना गुस्सैलपन बाकी नहीं रह गया। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, मतलब उन्होंने जो है मुझे नहीं डांटा। अब ये एक चीज़ होती है बेटा कि बड़े अगर आपको देख लेंगे, आपको डांटते हैं ना सारे के सारे बड़े, टीचर्स भी डांटती हैं, पेरेंट्स भी डांटते हैं, बड़े भाई बहन भी डांटते हैं, सब डांटते हैं, क्योंकि छोटा है हम डांटने का हक रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े भाई साहब के पास था हक है, वो डांट सकते हैं। तो लेखक खुद बताते हैं कि उनके पास कई सारे अवसर थे परंतु उन्होंने हमें नहीं डांटा। अब आप देखो बेटा, आपको डांटना आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कब कम कर देंगे, जब हमको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर उनको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो वो डांटना अपने आप ही कम कर देते हैं।
पर जब तक आपको सिखाने की हमारे अंदर रहेगी ना कि आप छोटे हो, आपको सिखाना है, तो तब तक जो है सारे के सारे बड़े हो, कोई भी बड़ा हो आपका, वो आपको डांटेगा ज़रूर ही, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। ऐसे ही इस बात को बड़े भाई साहब भी समझ चुके थे कि उनके भाई को डांट की फटकार की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही कर लेगा। परंतु हम बड़ों को एक आदत होती है, क्योंकि हम जो है ना अधिकार जमा लेते हैं, हम हक जताते हैं और हम उनको गुस्सैल बन के जो है बच्चों के ऊपर या अपने से छोटों के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि हम छोटों पे तो गुस्सा दिखा सकते हैं, बड़ों पे तो नहीं दिखा सकते ना। तो वो एक हक होता है और वो ये जो अधिकार है जो उनको डांटने का है, वो हम कब कम कर लेते हैं, जब हम देख लेते हैं कि बच्चा आगे बढ़ रहा है और वो सही राह पे चल रहा है, भले ही वो शैतानियाँ करता है परंतु वो अच्छे अंक ला रहा है, तो वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा। तो फिर वहाँ पे जो है डांट फटकार उस बच्चे के लिए कम हो जाती है। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब भी जो है इस बात को समझने लगे और वो धीरज से काम लेने लगे, अर्थात उन्होंने उनको डांटना बिल्कुल ही कम कर दिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो खुद समझ रहे हैं, लेखक क्या बताते हैं कि बड़े भाई साहब ने ये समझ लिया कि उन्हें मुझको डांटने का अधिकार नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर यहाँ पे बड़े भाई साहब क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे डांटने का अधिकार नहीं, क्यों? क्योंकि मैं खुद ही कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। एक बच्चा एक लिमिट तक सुन लेगा, उसके बाद अगर आप में कोई कमी होगी ना, बड़े में कोई कमी होगी, तो वो सीधा उसको पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे बड़े भाई, छोटा भाई क्या समझ रहा है कि बड़े भाई साहब ने मुझे डांटा। ये बचकानी हरकत है, अभी जो मैं आपको पहले बातें बता रही थी वो थोड़ी मेच्योरिटी के लेवल से थी। अभी ये जो है वो बचपने में सोच रहे हैं छोटा भाई कि बड़े भाई साहब जो है मुझे इसलिए नहीं डांट रहे हैं क्योंकि उन्हें अब डांटने का अधिकार वो खुद पे नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि वो तो बार बार फेल हो जाते हैं इतना पढ़ने के बाद भी, और वो मुझे पढ़ाई की सीख देते हैं। तो वो जब वो बात क्वालिटी उनमें ही नहीं है तो फिर वो मेरे अंदर वो चीज़ डालने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उनको उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अगर उनको कोई फ़ायदा होता तो मैं उनकी बात को सुनता, समझता और वो बोलने का हक भी रखते। परंतु अभी क्या हो रहा है कि उनकी डांट फटकार से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर उनका जो है नुकसान होता जा रहा है। पूरा दिन किताब पढ़ने के बावजूद भी वो जो है रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम है, रहा भी तो बहुत कम, मतलब जो डांटने का अधिकार है वो बहुत कम रह गया है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, स्वच्छंदता भी बढ़ी मतलब मन की इच्छा। मन की इच्छा क्या है? उनकी मौज मस्ती। तो उनकी जो है, क्योंकि अब बड़े भाई साहब ने तो भाई टोकना भी छोड़ दिया। पहले तो बड़े धीरे धीरे से आते थे ना घर में खेल कूद के बाद कि बड़े भाई साहब पकड़ लेंगे और बड़ा सा लेक्चर मुझे सुनाएंगे, परंतु अब क्या हो गया, अब उनकी स्वच्छंदता और बढ़ गई। मतलब उनकी जो मौज मस्ती है, जो वो आज़ादी है, जो वो चाहते थे करना, वो सब अब वो और आज़ाद से करें, क्योंकि अब तो बड़े भाई साहब मुझे टोक ही नहीं रहे। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मैं उनकी सहिष्णुता का अर्थात उनकी सहनशीलता। अब बड़े भाई साहब ही तो सह रहे हैं ना कि भाई मैं डांट नहीं पा रहा हूँ इसको, मैं क्यों डांट नहीं पा रहा हूँ इसको, क्योंकि भाई वो तो हर साल अव्वल आ जाता है, तो मैं किस हद से डांटूँ। तो बड़े भाई साहब ने उसको डांटना भी कम कर दिया, ठीक है। और ये उनकी बर्दाश्त की एक हद थी, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट कर लिया, बिल्कुल जो है, एक होता है ना कि गुस्से में इंसान गर्म हो जाता है, और अभी वो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, वो उसको कुछ नहीं डांटते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बड़े भाई साहब जो है ठंडे पड़ चुके हैं, या वो बिल्कुल ही जो है उनकी वो सहे जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा जो है जो कर रहा है उसको करने दिया जाए, क्योंकि वो अव्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ें होने लगी बड़े भाई साहब में, और तो छोटे भाई ने उनका अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। तो छोटे भाई ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अच्छा बड़े भाई साहब तो आप कुछ कह रहे हैं, तो अब मैं कुछ जो चाहे वो करूँ। तो उन्होंने बड़े भाई साहब की शराफत का फ़ायदा उठाना और शुरू कर दिया, अर्थात उनकी मौज मस्ती और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है। मतलब किस्मत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता। तो उन्होंने ये मान लिया कि भाई पढ़ा लिखा मेरा भाई तो पूरा दिन बैठा रहता है, वो तो फेल होता रहता है, और मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊँगा। मतलब मैंने अपने मन में ये बात को मान लिया बहुत अच्छे से कि भाई मैं जो है हमेशा पास हो जाऊँगा, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्योंकि मेरी तकदीर बलवान है। क्योंकि तकदीर का लिखा है ना, मेरी तो किस्मत में लिखा है सोना ही सोना, तो मुझे तो सोना मिल रहा है। सोना मतलब उनका जो पास होना है यहाँ पे वो, ठीक है। तो वो तो मुझे मिल ही रहा है, क्योंकि मेरी किस्मत जो है वो बलवान है, वो शक्तिशाली है, और वो बड़े भाई साहब से अच्छी है, इसलिए मैं जो है पास हो जाता हूँ। इसलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था वह भी बंद हुआ। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद जो बच्चा अव्वल आ रहा था उसने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा ही उठा लिया, और उसने वो बड़े भाई साहब का डर ख़त्म हो चुका है, बड़े भाई साहब डांटे नहीं, तो अब मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ता था वो भी मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हुआ था। अब लेखक अपनी मौज मस्ती का किस्सा बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेरे को एक और शौक़ उसी समय, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से तो अब भाई मेरे को बड़े भाई साहब जो हैं डांट नहीं रहे हैं, वो डांट नहीं रहे हैं, और मैं भी अव्वल आया जा रहा हूँ, तो मेरे को उस चीज़ का फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए था।
पढ़ाई लिखाई में क्या है, मैं तो बिना पढ़े भी पास हो रहा हूँ ना। तो अब मुझे क्या करना है, कोई भी एक नया शौक मुझे खेल का मस्ती का ले आना है। तो उन्होंने क्या किया है, कनकॉय उड़ाने का जो है शौक चढ़ चुका। अब कनकॉय क्या होते हैं, पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना, ठीक है। तो पतंग उड़ाने का एक नया नया शौक जो है छोटे भाई में, लेखक में पैदा हो गया। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अर्थात अब उनका जितना भी समय बीतता था वो किस में बीतता था, पतंगबाजी में। आप पतंग उड़ाओ, पतंग पकड़ो, पतंग काटो, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं रह गया। फिर भी मैं बड़े भाई साहब का अदब करता था, अदब करता। देखो मतलब कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि देखो भाई, मेरा बड़ा भाई फेल होता रहा, मैं पास होता रहा, और मैं मौज मस्ती भी करता रहा, परंतु मैंने उनका अदब करना नहीं छोड़ा। मतलब मैंने कितना बड़ा काम किया है कि मैंने मेरे भाई को जो है उनको मान देना कभी भी नहीं सुना। उनका इज्जत, उनकी अदब का अर्थ होता है उनकी इज्जत करना, उनका मान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैंने बड़े भाई साहब की इज्जत करना नहीं छोड़ा और उनकी नज़र बचाकर कनकॉय उड़ाता था। एक तो बड़े भाई साहब कुछ कह नहीं रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी नज़र से बचा करता था। एक होता है ना नज़रिया, हम देख तो रहे हैं, मुझे भी पता है तू गलत कर रहा है और उसे भी पता है वो गलत कर रहा है, परंतु मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है, तो वो नज़र ही छुपा के निकल जाया करते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। गुप्त रूप से हल की जाती थी मतलब बड़े भाई साहब को बिना बताए। ये जो हमारी पतंगबाजी की सारी कहानियां थी, देखो यहाँ पे लिखा है टूर्नामेंट की तैयारी, मतलब कितने बड़े तक पतंगबाजी बन चुके थे कि टूर्नामेंट की तैयारी हो जाती थी और बिना किसी समस्या के, ठीक है। और सारी समस्याओं का हल ये किस तरीके से निकालते, अपने आप ही बिल्कुल गुप्त तरीके से, कि बड़े भाई साहब को बिल्कुल पता ना चले। कि पतंगबाजी का मतलब समझते हो, आवारागर्दी, बच्चा गली में इधर से उधर भागेगा, खेलेगा, छतों पे पार करेगा, पतंगों को लूटेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये आवारा बच्चों जैसी हरकतें होगी और यहाँ पे ये लोग पढ़ने के लिए आए हैं, तो ये सारी हरकतें उनको अपने बड़े भाई से छुपा के करनी पड़ती थी। मैं बड़े भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है, ठीक है। अगर ये उनको खुले रूप में बताते कि भाई मैं तो पतंगबाजी करने जा रहा हूँ, तो क्या होता कि ये चीज़ पता चलती कि मैं बड़े भाई साहब की अब इज्जत नहीं करता और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती। तो वो बता रहे हैं कि भाई मेरे मन से उनका कभी भी सम्मान जो है वो कम नहीं हुआ, मैं उनकी इज्जत करता रहा, परंतु अपने कामों को जो है, अपना जो भी मैं खेल मौज मस्ती कर रहा हूँ उनको उनसे छुपा के ही करता था। क्योंकि अगर मैं उनके सामने करूँगा तो इससे क्या होगा कि मेरा जो है मान, वो जो मैं उनका सम्मान करता हूँ वो सम्मान जो है उनको लगेगा कि मैंने उनका बिल्कुल सम्मान करना बंद कर दिया है, मैं अब उनका सम्मान नहीं करता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो जो है छुपा कर करते थे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकॉय लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। मतलब कनकॉय लूटने, कोई पतंग टूटी होगी, कटी होगी, गिर रही होगी, तो यहाँ पे क्या करा कि एक दिन शाम की बात है, हॉस्टल से बहुत दूर ये लोग गए थे, पतंग उड़ा रहे थे और कोई पतंग कटी होगी तो उसको लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहे थे। मतलब देखो, ऊपर जब कोई पतंग पकड़ने के लिए कोई भागता है तो कैसे भागेगा, ऊपर की तरफ देख के भागेगा। तो ये भी बेतहाशा, नीचे का कोई परवाह नहीं है, सीधे जो है दौड़ते जा रहे हैं। आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी पथिक की ओर। जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संसार ग्रहण करने जा रही हो। अर्थात क्या हो रहा है कि वो ऊपर की तरफ देखते हुए भाग रहे हैं और हाथ भी उनके ऊपर है। देखो पुस्तक में एक चित्र भी होगा कि ऊपर की तरफ देखते हुए वो जो है बालक जा रहे हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि आत्मा जो है आकाश तक जो है मिलने को, स्वर्ग जो है मिलने को जा रही हो। मतलब बालक का ये बताने का क्या जरिया है कि बालक इतना ज़्यादा मग्न हो चुका है उस पतंग को पकड़ने के लिए कि बिल्कुल आकाश की तरफ वो जो है देखता हुआ बढ़ता जा रहा है। आकाशगामी पथिक की ओर, ठीक है। आकाशगामी का अर्थ हो गया नीला आसमान, और किसकी ओर जा रही है, पतंग की ओर। जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चल रहा है, मंद गति से झूमता हुआ, ठीक है, थोड़ी धीमी गति से। और मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त का अर्थ होता है उदास, ठीक है, उदासी से छाया हुआ, एक नए संस्कार ग्रहण करने को चला आ रहा था। देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ बालक के मन की बात की गई है
ठीक है। बालक का मन, देखो आत्मा कहाँ है? स्वर्ग में। हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर तो है वो यहीं पे ही भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके बाद आत्मा बचती है। आत्मा कहाँ जाती है? वो स्वर्ग में जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि स्वर्ग में गए हुए हैं, मतलब जो आत्मा है उसके पास कोई जिंदगी नहीं है, उसके पास कोई लाइफ नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है, एक रूह है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि वहां पे जो एक विरक्त आत्मा है वो क्या हुई है? वो स्वर्ग से बाहर निकल गई है और क्या एक नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। नया संस्कार अर्थात एक नई दुनिया, एक नया जीवन जैसे उसको मिल गया हो, तो वो ऐसे उड़ती हुई जा रही है कि वाह मेरे को तो मेरी जिंदगी मिल गई। क्योंकि अभी वो उदास है। आत्मा उदास क्यों है? क्योंकि उसके पास जीवन नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है, उसको शरीर चाहिए, उसको जिंदगी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे एक आत्मा जो है स्वर्ग से निकली है और ऐसा लगता है कि वो जो है क्या करने जा रही है, उसको एक नई जिंदगी मिल गई, इसलिए वो उड़ती जा रही है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक उदाहरण लो कि बच्चे आपके घर में मान लो एक पालतू कुत्ता है, अगर आप उसको बांध के रखते हो, ठीक है, और बहुत देर तक वो बंधा हुआ है, वो कुलमुला रहा है, ठीक है, कि उसे खोल दिया जाए, जैसे ही आप उसे खोलोगे तो वो भागेगा। तो जिस तरीके से वो भाग रहा है वो क्या है कि भाई मैं तो आज़ाद हो गया, ऐसे ही आत्मा आज़ाद हुई। और ऐसे ही जो लेखक भाग रहे हैं पतंग के लिए, वो भी बिल्कुल इसी समान भाग रहे हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं बेतहाशा उस उड़ती हुई पतंग को प्राप्त कर रहा हूँ, जैसे मुझे जो है एक नया संसार, एक नई दुनिया मिल गई हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इतना स्वागत करने को दौड़ी आ जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? झाड़दार बांस। झाड़दार बांस क्यों लिया गया है? क्योंकि आप पतंग को पकड़ने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो पतंग को पकड़ने के लिए आपने क्या लिया? लग्गे लिए, आपने बॉक्स वगैरह लिए हैं और झाड़दार बांस लिया, एक बड़ा सा झाड़दार, झाड़ी वाला, कि मतलब बांस के अंदर उसको जो है पतंग को अटका के ले लिया जाए। तो इस तरीके से एक जो है बच्चों की पूरी फौज जो उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ी जा रही है। किसी को अपने आगे पीछे खबर ना थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियाँ। अर्थात क्या हुआ कि जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें जमीन पर दिख जाती है, परंतु जब आप आकाश में हो तो आपको क्या है? आपको कुछ नहीं दिख रहा, साफ आसमान है और पतंग है। ठीक है, तो सभी क्या कर रहे हैं? मानो पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हैं, मतलब सारे बच्चे हवाइयाँ में हैं, सब हवा में उड़ रहे हैं। सब बच्चों को जो है, आप रास्ते पे अगर भागोगे तो आपको मोटर कारें दिखेंगी, गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी। ठीक है, परंतु अभी क्या है? तुम तो आकाश में, आकाश तो बिल्कुल साफ है भाई, वहाँ पे पतंग ही पतंग है, तो हम भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, ऐसा माना गया है। बच्चों की जो है, जो बच्चों का खेल है, बच्चों की बाल प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए यहाँ पे बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी जो है हवा में उड़ रहे हैं पतंग के साथ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अब क्या हुआ? इस वक्त जब हम भाग रहे थे, पतंग को पकड़ रखे थे, सारी जो है चल रहा था सब कुछ, हम आकाश की तरफ देख के पूरे के पूरे बच्चों की जो सेना है वो भाग गई थी। वहीं क्या हो गया? बड़े भाई साहब हमको जो है रास्ते में मिल गए, उनसे टकरा गए, मुठभेड़ हुई, अर्थात बड़े भाई साहब टकरा गए। अब छोटे भाई की तो जान सुख नहीं थी। बड़े भाई साहब ने मेरे को ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया कि मैं आवारा बच्चों की तरह जो है भाग रहा हूँ पतंग के पीछे। तो शायद बाजार से लौट रहे थे, बड़े भाई साहब बाजार से लौट रहे थे किसी काम से, और मैं जो है हमारा मटर गश्ती कर रहा था, बच्चों के साथ भाग रहा था। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकॉय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब बड़े भाई साहब बोल पड़े, क्योंकि एक हद तक ही तो वो बर्दाश्त कर सकते थे और उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, परंतु इस तरीके की आवारागर्दी देख ली उन्होंने, तो अब क्या वो छोड़ते थे छोटे भाई को? नहीं छोड़ते। अब उनका वो रौद्र रूप वो वापस आ गया। तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, अर्थात वो नीची कक्षा की बात करें कि तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड के छात्र नहीं हो, पांचवी छठी के छात्र नहीं हो, अब तुम बड़ी जमात में आ चुके हो, तो ये सारी हरकतें मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। मतलब ये आ गई अब तबके की बात, भाई 8वीं का बच्चा हो तुम तो थोड़ी तमीज़ रखो। इस तरीके की कनकॉयबाजी नहीं करनी चाहिए तुम्हें, पतंगबाजी के अंदर नहीं लगना चाहिए तुम्हें। हमारा बच्चों की तरह भाग रहे हो, तुम पढ़ने लिखने आए हो, पढ़ो लिखो। तुम्हें इस तरह की हरकतें करने का मतलब अपनी पोजीशन का, अपने लेवल का थोड़ा तो ध्यान रखो। तो ये तरीके से उन्होंने उनको धमकाया। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मतलब पुराने समय में क्या होता था, केवल 8वीं दर्जा पास करके सरकारी नौकरी पाकर एक तहसीलदार जो है बन जाया करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे
बड़े भाई साहब छोटे भाई को बताते हैं कि तुम उस दर्जे में हो जहाँ पे से तुम अब जो है सरकारी नौकरी काबिल करने लायक, किसी ज़माने में हुआ करते थे लोग, तो उस लायक के मतलब उस दर्जे तक तुम आ चुके हो और उसके बाद तुम्हारी ये हरकतें। मैं कितने ही मेडिचियों को जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेडिचियों का क्या अर्थ है? जो 8वीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। 8वीं पढ़े हुए छात्रों की बात कर रहे हैं कि मैं 8वीं पढ़े हुए छात्रों ने 8वीं पढ़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं कि मैं इतने सारे मेडिचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। मतलब केवल 8वीं पास करके वो लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं और तुम उसी दर्जे में हो और तब तुम्हारी ये हरकतें हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती अर्थात उनके भरोसे, ठीक है, उनके अधीन है से काम करते हैं। मतलब केवल 8वीं दर्जा पास करके वो कहाँ एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके और उनके अधीन बड़े बड़े लोग हैं। मतलब उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो खुद एक 8वीं दर्जा पास करके बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकॉय के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की ही हत्या कर डाले। अब यहाँ पे बड़े भाई साहब का लेक्चर जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है दोबारा से और वहीं पर ही उन्होंने जो है उसको सुनाना शुरू कर दिया है। ज़हीन का अर्थ होगा समझदारी, ठीक है। अब बड़े भाई साहब को तुम्हारी इस समझदारी में, मतलब खेल कूद तुम रहे हो इतने बड़े दर्जे में आके, तो इस पर उन्हें शर्म आ रही है, उन्हें दुख हो रहा है। ज़हीन हो, तुम कितने ज़हीन हो अर्थात समझदार, ठीक है। अर्थात ये टोंट के उसमें कहा गया कि तुम्हारी ये समझदारी नहीं है, तुम्हारी ये बेवकूफ़ी है। परंतु ज़हीन का अर्थ समझदार होता है, परंतु तुम समझदार हो, तुम ज़हीन हो। मतलब बड़े भाई साहब उनको क्या बता रहे हैं कि तुम समझदार हो, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वह ज़हीन किस काम की, मतलब ये जो तुम्हारी समझदारी है ये किस काम की है? जो हमारे आत्मगौरव का ही त्याग कर दिया। अब तुम्हारे अंदर जो आत्मगौरव है तुमने उसका जो है त्याग ही कर दिया। तुमने समझदारी सब, मतलब तुम समझदार हो परंतु तुमने समझदारी से कोई काम लिया नहीं है। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है। तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में तुमसे जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी मिटा नहीं सकते। अब देखो, पहले जो बड़े भाई साहब का लेक्चर था वो क्या था? मैं 9वीं कक्षा में हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ग्रामर पढ़ता हूँ, ये सारी चीज़ों का वो लेक्चर देते थे कि तुम्हारे ज़रा मेरे को छोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी होती, मैं तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम इस कक्षा में आ जाओगे तो तुम्हारा सर घूम जाएगा। परंतु आज क्योंकि वो बार बार फेल होते जा रहे हैं, छोटा भाई पास हो जा रहा है, तो उनके जो है डायलॉग्स में परिवर्तन आ चुका है। अब वो क्या कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए तुम मुझसे बड़े हो नहीं सकते, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब वो आगे अनुभव के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा, मैंने ज़िंदगी देखी है तो मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का, ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब 5 साल बड़े हो तो ऑब्वियसली आपने जो है 5 साल ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है, मैंने कम देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बातें करनी शुरू करते हैं कि तुम कल को मुझसे आगे भी बढ़ जाओगे। और यहाँ पे वो परीक्षकों के बारे में भी कहते हैं कि भाई जो मेरे परीक्षक हैं वो मुझे फेल ही कर देंगे, तो तुम मुझसे आगे चले ही जाओगे। उसके बाद क्या होगा? परंतु तुम मुझसे आगे चले जाओगे फिर भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे तुम कक्षा में कितना ही मुझसे आगे चले जाओ। और ये
कोई भी बात जो है, ये इस बात को जो है खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा और 5 साल बड़े रहने के बाद बड़ा मैं तुमसे हूँ, इसीलिए जो है मैं तुमको डांटने का हक रखता हूँ। सीधी सी बात ये है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना भी आगे पहुँच जाओ, परंतु मैं तुम्हें डांटूंगा क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। तुमने अब जो है, अब तुम घमंडी हो गए हो कहीं ना कहीं कि तुम तो बिना पढ़े लिखे पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर चलता है, तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा जो है बड़े भाई साहब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो तुमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़िंदगी का तजुर्बा तो हो गई क्योंकि आप 5 साल बड़े हो, चाहे तुम MA और DPhil और D.Lit भी क्यों ना हो जाओ। मतलब तुम इतनी बड़े बड़े, तुमने MA कर ली, DPhil कर ली, मतलब यहाँ पे तुम चाहे कितने ही आगे पहुँच जाओ, परंतु मैं तुमसे बड़ा रहूँगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। अब बड़े भाई साहब को खुद ही समझ में आ गया है कि किताबें पढ़ने से समझ नहीं आती। बड़े छोटे भाई को बोल रहे हैं, अभी वो अपनी अकल की बात नहीं करें, वो छोटे भाई की अकल की बात करें, क्योंकि तुम किताबें पढ़ कर जो है आगे तो पहुँच जाओगे। दुनिया देखने से आती है, जो अकल आती है, जो समझ आती है, वो केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने दुनिया देख ली है? तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुमने केवल किताबें पढ़ी और तुम किताबें पढ़ के ही आगे पढ़ी हो। और किताबें पढ़ने से अकल नहीं आती, समझ नहीं आती। समझ क्या आती है? दुनियादारी से आती है, दुनिया को देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा, अब वो अपने बुजुर्गों पे पहुंच जाएंगे, अब वो बड़ों की बात करेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे परंतु फिर भी हमसे ज़्यादा समझदार है। तो इसलिए तुम खुद को ज़्यादा समझदार मत समझो। तुम मुझसे आगे तो बढ़ जाओगे, परंतु मैं ही तुमसे ज़्यादा समझदार रहूँगा। अब छोटे भाई साहब बताते हैं अपनी अम्मा के बारे में। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद पाँचवीं छठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। जैसे बड़ों को अधिकार होता है ना, ऐसे तुम मेरे से छोटे हो तो दादा को और अम्मा को जैसे हमको समझाने का अधिकार है, वैसे ही मेरा भी तुम पर अधिकार बना रहेगा। उन्होंने भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करती। मतलब ये मत समझो कि तुमने शिक्षा प्राप्त कर लिया, तुम बहुत पढ़े लिखे हो गए तो तुम हमें समझाओगे या हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम हमसे छोटे हो तो मैं हमेशा तुम्हें समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, दादा और अम्मा भी पढ़े लिखे ना होने के बावजूद वो हमें आज तक समझाते हैं, वो हमें सुधारने का जो है अधिकार रखते हैं। तो ऐसे ही मैं भी रखूंगा, चाहे तुम पास हो जाओ। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। हम क्यों उनकी बात माने? क्योंकि उन्होंने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है और ये जो जीवन हमें मिला है ये उन्हीं से मिला है। तो हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा और उन्हें पूरा अधिकार है हमें सुधारने का। तो ऐसे ही मेरा भी पूरा अधिकार है तुम्हें सुधारने का। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हिरनी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा है। अब ये बात तो देखो, बड़े भाई साहब बात तो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। पुराने ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, परंतु दुनियादारी की समझ से वो जीवन यापन करते थे और बहुत अच्छा जीते थे, बच्चों को भी बहुत अच्छे से रख लेते थे। परंतु आज हम सोचते क्या उन्होंने अपने बच्चों का पेट नहीं पाला ना, उनको दुनियादारी की तो समझ है ना। भले ही उनको ये किताबी बातें जो है उन्हें नहीं पता, परंतु बाकी जीवन जीने का तो सलीका है ना। बात बिल्कुल सही है, परंतु क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग उस बात को कह रहे हैं कि तुम इस बात को समझो, छोटा भाई इस बात को समझ जाए किस तरीके से कि मैं बड़ा हूं और मैं ज्यादा समझदार हूं। बस देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं। देव ना करे अर्थात भगवान, ठीक है, वो भगवान की कह रहे हैं, भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, ठीक है। अब ऐसा बड़े भाई साहब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छोटे भाई साहब ने कभी कुछ किया ही नहीं। बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई का ध्यान रखते हैं, तो बता रहे हैं कि अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे कि तुम करोगे क्या। तो तुम क्या करोगे? तुम दादा को तार लिख दोगे। तुम दादा को क्या करोगे? एक पत्र लिख डालोगे कि भाई बड़े भाई साहब जो है बीमार हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो, ठीक है, क्योंकि दादा है, दादा को पता है कि छोटे बच्चे का ध्यान किस तरीके से रखना है। तो वो क्या करेंगे? वो घबराएंगे नहीं, ना ही वो किसी को तार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। वो तुम्हारी तरह परेशान नहीं होंगे, तुम्हारी तरह बदहवास नहीं होंगे, अर्थात बेहाल नहीं होंगे तुम्हारी तरह। क्यों? तुम क्यों घबरा जाओगे? तुम क्यों उन्हें तार भेजो? क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि एक बीमार बालक का किस तरीके से ध्यान रखना है। परंतु दादा को इस बात की सारी समझ है।
तो इसलिए क्या होगा कि वो नहीं घबराएंगे तुम्हारी तरह, वो मेरा इलाज खुद कर देंगे। वो किसी को तार नहीं लिखने बैठेंगे कि पहले मैं तार लिखूंगा और फिर उसके बाद जो है कुछ करूंगा। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मतलब जो दादा हैं वो खुद ही मर्ज पहचानेंगे, मतलब बीमारी क्या है उसको पहचानने के बाद जो है इलाज मेरा करना शुरू कर देंगे, ना कि किसी का इंतज़ार करेंगे। इसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, अर्थात खुद अगर इलाज करने में सफल नहीं होंगे, मतलब वो इलाज नहीं कर पाए या मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनके इलाज से, तो क्या होगा कि वो जो है खुद डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इजात और नेक नामी के नाम निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। बड़े भाई साहब क्या बताने कि इतना पैसा हमें दादा जो भेजते हैं वो हम 20-21 तारीख तक ही सारा खर्च कर डालते हैं। उसके बाद हम जो है एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि खर्चा महीने का किस तरीके से करना है, हमें किस तरीके से पैसे को बचाना है कि पूरे महीने हमारा पैसा चल सके। तो बताते हैं कि भाई धोबी हो नाई हो, तो हम इन लोगों से मुँह चलाने लगते हैं क्योंकि पैसे तो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और पैसे कब आएंगे? अब वो अगले महीने आएंगे, ठीक है। तो महीने की 20-21 तारीख तक हमारे पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। परंतु यही वो हमारे दादा हैं जिन्होंने इतने ही पैसे में जो है 9 आदमियों को पाला था, ठीक है। मतलब उन्होंने 9 लोगों को जो है अपनी उसी आमदनी पे पाला था, उन्होंने पूरा कुटुंब चलाया था, ठीक है। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एक उदाहरण उन्होंने अपने दादा का दिया, दूसरा उदाहरण वो अपने हेडमास्टर का दे रहे हैं, इसी सीख का, इसी अनुभव का। एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के, मतलब जो हमारे हेडमास्टर हैं वो केवल यहीं के पढ़े हुए नहीं हैं, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, एमए उन्होंने वहाँ से की है। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। मतलब वो आदमी का क्या काम हुआ, ठीक है, जो हेडमास्टर है उनका क्या काम हुआ कि कमा के लाना। वो 1000 रुपये महीना कमाते हैं, परंतु वो 1000 रुपये क्या करते हैं, वो अपना घर चलाना नहीं जानते। वो घर कौन चला रहा है? घर उनका कौन चला रहा है? एक बूढ़ी माँ जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। हेडमास्टर की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, घर चलाने के लिए हेडमास्टर की डिग्री बेकार हो गई, क्योंकि हेडमास्टर हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए ना, तुम पढ़े लिखे हो। मतलब वो पॉइंट ये है कि पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि तुम सारे काम कर सकते हो, क्योंकि घर चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती, अनुभव की जरूरत होती है, समझदारी की जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। ये बात वो समझा रहे हैं कि हेडमास्टर होने को तो बहुत बड़ा है, एमए पढ़ा हुआ है, परंतु वो घर नहीं चला सकता। घर कौन चलाती है? उसी 1000 रुपये से उनकी बूढ़ी माँ घर चलाती है। उनको पता है कहाँ क्या कैसे खर्च करना है। हेडमास्टर जी को नहीं पता, वैसे ही हमें भी नहीं पता। और यहाँ पर उनकी जो डिग्री है वो बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर की लक्ष्मी आ गई हो, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तब उन्होंने हेडमास्टर जी का भी उदाहरण दे दिया कि भाई पहले जब हेडमास्टर अकेले यहाँ पे हुआ करते थे तो कर्ज में डूबे रहते थे, परंतु जब से उनकी माँ आई और उन्होंने घर को संभालना शुरू किया तो घर में लक्ष्मी रहती है। उतने ही पैसे में उनकी माँ उनका घर चला देती है और उनको जो है कोई परेशानी नहीं होती है और बचत ही होती है, ठीक है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि तो मेरे भाईजान, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुम गुरूर मत करो, तुम घमंड में मत जाओ, अभिमान मत करो तुम पास होने का, क्योंकि ये मत समझो कि तुम मेरे बराबर आ चुके हो और तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि बड़े तो तुम्हारे ऊपर रहेंगे ही रहेंगे और तुम्हें उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारी डिग्रियां पाने के बाद भी, अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी तुम बचत नहीं कर पाओगे। मेरे देखते तुम बेराह ना चले जाओ, ना चलने पाओगे, अर्थात जब तक मैं यहाँ हूँ ना, मेरी आंखों के सामने तुम हो, तब तक मैं तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा, अर्थात पढ़ाई लिखाई की राह से तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अगर तुम नहीं माने तो उन्होंने अपना हाथ दिखाया, थप्पड़ करते हुए हाथ दिखाते ना कि अगर तुम मेरी बातों से नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी, मतलब तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ये सुनते हुए। अब आगे की कहानी में जो है हल्का सा ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है, और कहानी अपने
पीक पर पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी देर से हम चल रहे थे, होता है ना कि कहानी चल रही होती है और एंड में सब कुछ बदल जाता है, तो यहाँ पर भी कहानी के अंत के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। अभी तक तो बड़े भाई साहब क्या कह रहे हैं, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है ना, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर रौब दिखा रहा हूँ, तो ये बातें तो तुम्हें जहर लगी, लेकिन क्योंकि डांट किसको अच्छी लगती है, और उसको तो बिल्कुल ही अच्छी लगेगी जो अव्वल आया हो। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, ठीक है, उनकी नई उक्ति से। अब ये वाले जो उदाहरण हैं ये बिल्कुल पलटे हुए हैं। क्यों पलटे हुए हैं? क्योंकि पहले तो वो पढ़ाई का गुणगान किया करते थे, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ा है, तू भी पढ़ा कर, ये सारी बातें किया करते थे, परंतु अब क्या है, अब उनके उदाहरण बदल गए। अब वो पढ़ाई से ज़्यादा अनुभव के ऊपर आ चुके, क्योंकि पढ़ाई में तो वो भी खुद फेल हो चुके हैं, तो अब वे नतमस्तक हो गए। उनका जो है मस्तक जो है वो झुक गया एकदम से बड़े भाई के आगे। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। अर्थात मुझे मेरी लघुता को, मुझे मेरे छुटपन का जो है और अनुभव हुआ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ एक तरीके से, ठीक है। छोटा भाई क्या कह रहा है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि बड़े भाई जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनके प्रति उनके मन में जो है क्या हुआ, छोटा भाई जो है बड़े भाई के लिए और ज़्यादा सम्मान उत्पन्न करने लगा, उनके प्रति और श्रद्धा उसके मन में उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उससे कहने का अधिकार है। अर्थात छोटा भाई क्या कहता है कि बड़े भाई साहब आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही है और आपको ये कहने का पूरा अधिकार है, मतलब आप मुझे डांट सकते हो। क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं कुछ गलत ही कर रहा था, और वो अपनी गलती को मान लेते हैं। अब अंत पर आते हैं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकॉय उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेरहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी मेरे सिर है। मतलब सही बात है कि अगर बड़ा ही भटक जाएगा तो छोटा तो भटकेगा ही भटकेगा ना। तो वो यही कहते हैं कि भाई अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका, अगर मैं खुद को नहीं रोकूंगा तो मैं तुम्हें कैसे रोकूंगा। तो इसलिए ललचाता मेरा भी मन है खेल कूद के लिए, परंतु मैं भी नहीं ललचाता, क्योंकि अगर मैं खेलूंगा कूदूंगा तो मैं तुमको सही राह पर कैसे रख पाऊंगा। तो इसलिए वो जो है खुद को भी रोक लेते हैं, क्योंकि छोटे भाई की जिम्मेदारी उन पर है। संयोग से, मतलब अब क्या हुआ, यही अंत है जहाँ पे सारी कहानी पलट जाएगी, ठीक है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। अर्थात वहीं खड़े हुए सारे बालक बात कर खड़े थे ना, वहाँ पे छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों खड़े हुए बात कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्हीं के ऊपर से एक कनकौआ, एक पतंग जो है कटती हुई उनके ऊपर से गुजर रही थी। उसकी डोर लटक रही थी। अब जो पतंग है उसकी जो मांझा होता है वो लटकता है ना, तो ऐसे ही वो लटक रहा था और उसकी डोर, छोटा भाई तो छोटा ही है, लड़कों का एक गोला पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ा। मतलब अभी तक मेरी शैतानियों में मैं अकेला हिस्सेदार था, मैं दोस्तों के साथ घूमा, परंतु अभी क्या हुआ, एक पतंग जो है ऊपर से उड़ती आई और उसका मांझा, बड़े भाई साहब तो लंबे थे ही, छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं ना, तो उनकी हाइट ज़्यादा थी, उन्होंने लपक कर पकड़ लिया। और वो पीछे से क्या देख रहे हैं कि बच्चों का बहुत बड़ा झुंड जो है वो आ रहा है, क्या, उसी पतंग को पकड़ने के चक्कर में। तो बड़े भाई साहब ने पतंग को लपका और खुद ही जो है छोटे भाई के साथ खेल में लग गए। अब छोटा भाई क्या करेगा, जब बड़ा भाई ही हरकत कर रहा है तो छोटा भाई क्या छोड़ देगा। वो भी बड़े भाई साहब के पीछे हॉस्टल की तरफ भागे कि भाई आज तो हमने पतंग को पकड़ लिया। अर्थात बड़ा भाई भी अंततः खेलकूद की तरफ बढ़ गया। सीख तो वो दे रहे हैं और सीख गलत भी नहीं है, परंतु यहाँ पे बड़े भाई साहब के विषय में पूरा का पूरा जो है छोटे भाई ने बताया है, लेखक ने बताया है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है करना, पर कर नहीं पाते, और अंततः हमारा बालमन जो है, जो बड़े भाई का बालमन था ना, वो भी उन पर हावी हो गया। वो भाई को रोकते रोकते से खुद ही उसी राह पर चल पड़े जिस राह पर छोटा भाई चला था, क्योंकि मन तो चंचल है ना, खेलकूद तो मांगेगा ही। तो ऐसे ही बड़ा भाई भी खेलते हुए बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागने लगा।